नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। मालदीव से जो खबरें लगातार आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली खबरें भी हैं और परेशान करने वाली भी खबरें हैं। अगर आप नक्शा खोलकर बैठेंगे तो मालदीव इंडिया के बेहद करीब है। जो पानी में अगर दूरी देखा जाए, पानी में जो दूरी नापी जाती है, नॉटिकल माइल में दूरी नापी जाती है, वो अगर आप देखेंगे तो केवल 70 नॉटिकल मील की दूरी पर हिंदुस्तान से मालदीव है। और ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह संबंध मालदीव की वजह से ही है, भारत ने बहुत मदद की है मालदीव की। जब भी वहां भूकंप आया या जब भी वहां किसी तरह की कोई परेशानी हुई या अभी हाल हाल में कोविड के टाइम में भारत ने मालदीव की काफी मदद की थी। लेकिन मालदीव में जब से यह नई सरकार आई है मुइज़ू साहब की, तब से मालदीव लगातार हिंदुस्तान से दूर होने की कोशिश कर रहा है। अब एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी दावा करते हैं, उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स दावा करते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। दूसरी तरफ आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जिस तरह का पिछले दिनों का अनुभव देखा गया है, उससे ऐसा लगता है कि दुनिया में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन कम से कम पड़ोस में हमारा डंका लगातार कमजोर होता जा रहा है। भूटान के बारे में हमने देखा कि भूटान लगातार चीन के करीब जा रहा है, चीन के साथ समझौता कर रहा है। पाकिस्तान के तो चीन से रिश्ते हैं ही अच्छे, पाकिस्तान से अच्छे रिश्तों का दावा तो हम कभी नहीं करते। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कोशिश तो की थी, बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे, नवाज शरीफ साहब की मां के लिए शाल लेके गए थे, उनके लिए बर्थडे गिफ्ट लेके गए थे, लेकिन पाकिस्तान से कोई खास रिश्ता बनता हुआ दिखा नहीं। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते ठीक ठाक हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी जिस तरह की हलचलें हैं उनको देखकर लगता है कि अगर सरकार बदलती है वहां पर अगले चुनाव में तो भारत के साथ रिश्ते और खराब होंगे। श्रीलंका के साथ भी यही हाल है, नेपाल के साथ भी यही हाल है कि नेपाल लगातार चीन के ज्यादा करीब आ रहा है। और मालदीव से जो खबरें आ रही हैं वो तो बेहद परेशान करने वाली खबरें हैं। आप जानते हैं कि मालदीव में मुइज़ू ने जो चुनाव लड़ा था, मुइज़ू ने और उनके साथ एक दूसरे साहब थे यामीन साहब, पहले वहां के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन करप्शन के आरोप में उनको सजा हो गई थी, जिसके चलते इस बार वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव का जो एजेंडा था वही था इंडिया आउट। ये शायद दुनिया में अपने तरीके का पहला चुनाव था जो धरती के, अपने देश के मुद्दे से ज्यादा इंडिया आउट के मुद्दे पर लड़ा गया था। यानी इस चुनाव में पूरा का पूरा मुद्दा यह था कि भारतीय सेना का एक छोटा सा हिस्सा जो वहां पर है उसको बाहर किया जाए। भारत के साथ जो तमाम सारी संधियां हैं, तमाम सारे एग्रीमेंट हैं, उनसे मालदीव बाहर निकले और भारत से अपने रिश्ते लगातार कम करे। अभी हाल में एक हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट था भारत का, और यह एग्रीमेंट कोई कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। 2019 में नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे और जाकर उन्होंने बाकायदा यह एग्रीमेंट किया था जिसमें हाइड्रोग्राफी की जानी थी मालदीव की। पहले भी भारत जो है वो श्रीलंका की और कीनिया की, मॉरिशस की, मोजाम्बिक की, ओमान की, सिसिली की, तंजानिया की, इन सारे देशों की हाइड्रोग्राफी कर चुका है। यानी हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में हमारी नेवी का काफी अनुभव है। और इसी संदर्भ में मालदीव के साथ समझौता हुआ था कि वहां भी हम हाइड्रोग्राफी करेंगे। यह समझौता हुआ था 2019 में, और इस समझौते का रिन्यूअल होना है 7 जून 2024 यानी 7 जून 2024 को। अब वहां से खबर यह आई है, बयान आया है सरकारी ये, कि मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफी का समझौता रिन्यू नहीं करना चाहता। इसके पहले जो मुइज़ू राष्ट्रपति बने उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। भारत के जो सैनिक वहां पर हैं, दरअसल वहां की नेवी के डेवलपमेंट में, वहां की सेना के डेवलपमेंट में भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और इसके चलते कुछ सैनिक वहां पर थे। उन सैनिकों को वापस भेजने के लिए लगातार मालदीव दबाव बना रहा है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ उसके रिश्ते लगातार अच्छे हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हाइड्रोग्राफी से भारत को बाहर करके चाइना को शामिल किया जाएगा। हालांकि मुइज़ू कह रहे हैं कि मालदीव खुद यह करेगा। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिस पर हमारे चैनलों की नजर नहीं गई। एक मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग एनएसए लेवल की होती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की होती है। उसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कोलंबो में होना था, उसमें इंडिया को होना था, श्रीलंका को होना था, मॉरिशस को होना था और मालदीव को होना था। मालदीव इस कॉन्क्लेव में नहीं आया
यानी 4 देशों का जो समझौता था जिसमें सालाना बैठकें एनएसए लेवल की होती थी, मालदीव उससे पीछे हट गया है। यही नहीं, एक और बड़ी घटना हुई है। वो घटना यह हुई है कि मालदीव में अभी तक की परंपरा रही है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बना है वहां का चुनाव जीतकर, तो उसके बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर वो भारत आता रहा है। इस बार चूंकि मुइज़ू एंटी इंडिया कैंपेन पर ही जीते थे, तो भारत नहीं आए, भारत की जगह पे टर्की गए। अब ये सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत सारे चैनल्स पर, बहुत सारे अखबारों में आ चुकी हैं और आप सारे लोग इनसे परिचित हैं। नवंबर में सेना हटाने की बात हो, चाहे हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट खत्म करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान ना आने की बात हो, एनएसए वाली बात को बहुत कम कवर किया गया, वो भी मैंने आपको बताया। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि मालदीव भारत से लगातार दूर जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यह दूर जा क्यों रहा है। आमतौर पे अखबारों में और बाकी जगहों पर यही कहा गया कि चाइना चूंकि एक मजबूत पावर बन के उभरा है, तो बहुत सारे जो चाइना के आसपास के देश हैं वो भारत की जगह चाइना के करीब रहना चाहते हैं, क्योंकि चाइना इंटरनेशनली भारत से ज्यादा मजबूत हो गया है, ये एक हकीकत है। और चाइना लगातार एक इंटरनेशनल पावर बन के उभर रहा है, तो कोई चाइना को नाराज नहीं करना चाहता है। लेकिन सवाल यहां पर एक और उठता है कि क्या सिर्फ इतनी सी वजह है? दरअसल सिर्फ इतनी वजह नहीं है। 2014 में जिस तरह की सरकार भारत में बनी है, उसने अपनी नीतियां जिस तरह से डिफाइन की हैं, एक नए तरह का धार्मिक राष्ट्रवाद जो लेके आई है, इसका असर भी इन देशों पर पड़ा है। जब आप अपने यहां की बाकी सारी जो कम्युनिटीज हैं, एक धर्म की बात करेंगे, बाकी सारी कम्युनिटीज को आप हाशिए पे डालने की बात करेंगे, कभी मीट मछली की दुकान बंद कर देंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लिंचिंग होगी, तो ये जो इंटरनेशनल दुनिया बनी है, ग्लोबल दुनिया बनी है, इसमें सारी खबरें यहां से वहां जाती हैं। जो वीडियो ट्विटर पर एक बार अपलोड हो जाता है, वो ऐसा नहीं कि आपके शहर या आपके देश में ही देखा जाएगा, वो सारी दुनिया देखती है। लैंग्वेज बैरियर के बावजूद सारी दुनिया देखती है। आखिर हम यहां बैठकर इजराइल में जो कुछ हो रहा है, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वो तो देख ही रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो भी दुनिया देख रही है। आपने जिस तरह का इमेज बनाया है हिंदुस्तान का, उस इमेज में बाकी सारी कम्युनिटीज के लिए, बाकी सारी नेशनलिटीज के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ हिंदू नेशनलिटी के लिए जगह है, उसके अलावा आप बाकी किसी को मानते ही नहीं है कि वो भारत का हिस्सा है। सरकारी तौर पे भले ऐसी घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन जो सरकार के सपोर्टर्स हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया पे, वो दिन रात इस तरह की बातें करते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की बातें, बाकी बातें दिन रात करते रहते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब मालदीव हो या बांग्लादेश हो, यहां बड़ी संख्या किसकी है? मुसलमानों की संख्या है। तो जब यहां पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो मालदीव के नेताओं के लिए बड़ा आसान है अपनी जनता को भड़काना। बांग्लादेश की जनता के लिए, बांग्लादेश की जो पार्टियां हैं, उनके लिए बड़ा आसान है अपने देश की जनता को भड़काना हिंदुस्तान के खिलाफ। जब मुइज़ू ये कैंपेन चलाते हैं, इंडिया आउट, और पूरा देश उनके समर्थन में आता है, बाकायदा वो चुनाव जीत जाते हैं, तो जरा एक मिनट सोच के देखिए कि आपको क्या याद आता है। आपको याद आएगा कि हिंदुस्तान में भी ऐसे ही मुसलमानों के खिलाफ लगातार अभियान चला के, ध्रुवीकरण करके चुनाव जीता जाता है, और ये सारी खबरें मालदीव तक पहुंचती हैं। तो जब वहां इंडिया आउट की बात चली होगी, तो ये सारी तस्वीरें, ये सारी खबरें कहीं ना कहीं दिमाग में होंगी, भले उसका नाम ना लिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, आप भले दावा करते रहें कि आपने एक फोन करके यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया, आप भले दावा करते रहें कि दुनिया के तमाम सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे आपके तू तड़ाम के संबंध हैं, आपकी बड़ी सुंदर गले मिलते हुए फोटो आते रहे, सारा कुछ है, लेकिन चाइना आपसे बहुत आगे निकल चुका है, यह एक हकीकत है। और मजेदार बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर भी कभी सरदार पटेल की मूर्ति बनती है तो पता चलता है वो चाइना से आई है। अभी आज मैं खबर देख रहा था कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, वो भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनको किनारे करके चाइना से भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रही है। अगर चाइना से अपने ट्रेड रिलेशन देखें तो भारी मात्रा में आपको इंपोर्ट दिखाई देगा। रेलवे में चाइना की बनाई हुई दुनिया भर की टेक्निक यूज हो रही है। हर जगह चाइना से माल आप खरीद रहे हैं, जबकि चाइना आपसे उतना माल नहीं खरीद रहा है। यानी ट्रेड में चाइना एक बेहतर पोजीशन में है। आप दिवाली पर वो जो पटाखे आते हैं, पटाखे तो नहीं लेकिन दिवाली पर जो रोशनियां वगैरह आती हैं, झालरें आती हैं, आप उनका बायकाट करते रहिए, आप चाइनीज ऐप का बायकाट करते रहिए, लेकिन चाइनीज माल तो लगातार आपके यहां पहुंच रहा है, लीगल तरीके से पहुंच रहा है, और पूरे देश में उसको
उपयोग किया जा रहा है। चाइना एक इकोनॉमी के रूप में बेहद मजबूत होता जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली चाइना का असर बढ़ता जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। अभी बहुत पुरानी घटना नहीं है, फलस्तीन और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में अरब देशों के प्रतिनिधि दुनिया की यात्रा पे निकले। दुनिया के कुछ देशों में जाकर वहां के राष्ट्रपतियों से, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मिले। उनका पहला पड़ाव था चाइना, दूसरा पड़ाव था रशिया। इंडिया वो नहीं आए। इसका मतलब क्या होता है? वो इंडिया से ये उम्मीद कर ही नहीं रहे हैं कि आप वहां जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई सार्थक हस्तक्षेप कर सकते हैं। वो चाइना से उम्मीद कर रहे हैं, रशिया से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप फलस्तीन इजराइल के इस युद्ध में कोई भूमिका निभा सकते हैं। मतलब इंटरनेशनली एक इतना बड़ा युद्ध चल रहा है जिसमें आपको कोई पूछ नहीं रहा है। आप सोच के देखिए, फलस्तीन इजराइल युद्ध पे हमारा स्टैंड क्या रहा? हमले की खबर आई, आपने आतंकवाद का दुनिया भर का कह दिया कि आतंकवाद गलत है वगैरह वगैरह, आपका बयान आ गया। उसके बाद आपने फलस्तीन के अंदर इजरायली जो बस्तियां बसाने की बात थी उसके खिलाफ वोट दे दिया। उसके बाद युद्ध विराम पे आया तो आप बाहर निकल आए, आपने वोट ही नहीं दिया, आपने कहा हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है। उसके बाद युद्ध विराम पे आया तो आपने बाकायदा वोट दे दिया फलस्तीन के पक्ष में या युद्ध विराम के पक्ष में। कोई एक ऐसा बड़ा बयान भारत सरकार की तरफ से नहीं आया या कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से नहीं आई जिससे इंटरनेशनली कहा जा सके कि इतने बड़े युद्ध में आप कोई भूमिका निभा रहे हैं। जबकि इजराइल से भी आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, फलस्तीन से भी आपकी बहुत अच्छी मित्रता है और आप चाहते तो आराम से इस युद्ध में हस्तक्षेप कर सकते थे। आखिर मोदी जी भी फलस्तीन गए थे, वेस्ट बैंक गए थे, वहां पर उनका स्वागत सम्मान सारा कुछ हुआ था। तो फलस्तीन के साथ भी हमारे रिश्ते कोई ऐसे खराब नहीं थे। इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते के दावे तो करते ही हैं। तो इन दोनों देशों से आप आराम से बैठ के बात कर सकते थे, इनको समझा सकते थे। वो मानते या नहीं मानते ये अलग बात है, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिख सकते थे। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो किनारे बैठी रही, कभी समर्थन में वोट दे दिया, कभी खिलाफ वोट दे दिया। उसका स्टैंड दुनिया के सामने नहीं गया। रशिया यूक्रेन जो युद्ध था उसमें आपने जरूर स्टैंड लिया, लेकिन उसका भी कोई बड़ा असर दिखाई नहीं देता। कनाडा जैसा देश आपसे नाराज है और कनाडा जैसा देश सारी दुनिया के सामने कहता है कि आपने वहां के एक नागरिक को मरवाने की कोशिश की। अमेरिका ने भी ऐसे ही आरोप लगाए और अमेरिका ने तो वहां पर हमारा एक गुप्तचर ठिकाना ही बंद करवा दिया। यानी अमेरिका और कनाडा दोनों आपके ऊपर बाकायदा यह आरोप लगा चुके हैं कि आप वहां पर उनके नागरिकों को, जो सिख आतंकवादी आप कहते हैं जिनको, उनको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इतिहास में भी होता रहा है, इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन कभी भारत के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। हालत यह है कि आप चाहते थे 26 जनवरी को जो बिडेन आ जाएं मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन जो बिडेन ने आपके यहां आने से मना कर दिया। दुनिया भर की संसदों में अलग अलग एमपीज ये बोल चुके हैं कि भारत के अंदर जो नीतियां लागू हो रही हैं वो नीतियां खतरनाक हैं। तो आपका डंका बज कहां रहा है? ठीक है, आपके फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, G20 आपने किया, यहां लोग आए थे तो फोटोग्राफ आने ही थे। भारत एक महत्वपूर्ण देश है तो दुनिया भर में बुलाया जाता है, फोटोग्राफ आ जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा वैश्विक नीतियों में आपका क्या हस्तक्षेप है? कुल मिलाजुलाकर यही है कि भारत एक बड़ा देश है, एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो इसको महत्व मिलना ही है। लेकिन चाइना आपसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, चाइना में आपसे ज्यादा कंजम्पशन होता है और चाइना कंज्यूमर प्रोडक्ट का आपसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है। तो इन सारी चीजों के बीच में आपके जो पड़ोसी हैं वो चाइना के करीब क्यों नहीं जाएंगे अगर उनको ऐसा लगता है कि चाइना के साथ संबंध रखने में उनका ज्यादा फायदा है। आप सोचिए, भूटान जैसा देश जिसको बहुत दिनों तक तो हमें ऐसा ही लगता था कि शायद भारत का ही हिस्सा है। हम जिस इलाके के रहने वाले हैं, नेपाल वहां से इतना करीब है कि हम साइकिल चलाते हुए नेपाल क्रॉस कर चुके हैं, नेपाल में घूम फिर के खा पी के वापस आ चुके हैं। तो हमें तो बचपन में यही लगता था कि नेपाल भारत का ही एक प्रदेश होगा। लेकिन आज कंडीशन यह है कि नेपाल हो चाहे भूटान हो, ये सब चाइना के करीब जाते हुए दिख रहे हैं। आपके करीब आता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान से तो खैर आपकी दुश्मनी है ही, लेकिन बाकी भी कोई देश जो एक जमाने में हमारे अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, उन दोस्तों को हम धीरे धीरे खो रहे हैं। एक टर्म चलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ऑल वेदर फ्रेंड, यानी ऐसा दोस्त जो हर मौसम में आपके साथ होगा, यानी हर हाल में आपके साथ होगा। ऐसे दोस्त का एक टर्म चलता है इंटरनेशनल। कुछ देश हैं जो आपस में एक दूसरे को
ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, यानी इस पर हम रिलाई कर सकते हैं, यह हमेशा हमारे साथ खड़ा होगा। आप देखिए इजराइल फलस्तीन विवाद में न तो इजराइल कह सकता है कि हिंदुस्तान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, क्योंकि हम युद्ध विराम की जो बात है उसके पक्ष में एक बार वोट दे चुके हैं, और फलस्तीन भी नहीं कह सकता कि हम ऑल वेदर फ्रेंड हैं, क्योंकि उसके खिलाफ हम वोट दे चुके हैं। तो हम कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे। आज कहा यह जा रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत को अपना ऑल वेदर फ्रेंड कहता हो। ऐसे में अगर मालदीव से ऐसी खबरें आ रही हैं तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है। जिस तरह की हरकतें हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं, आप इजराइल फलस्तीन के मसले पर ही देख लीजिए। हालत यह है कि इतना यहां के सोशल मीडिया पर यहां के जो राइट विंग ट्रॉल हैं वो इतना प्रो इजराइल हो गए कि बाकायदा उनके मजाक उड़ाते हुए कार्टून बने, बाकायदा खबरें छपी कि इजराइल के पक्ष में जो सूचना अभियान पूरा चल रहा है, फेक न्यूज अभियान चल रहा है फलस्तीन के खिलाफ, हिंदुस्तान उसका अड्डा बन चुका है। इसकी क्या इमेज बनती है? अगर जब यह सब जाता है तो इसका क्या होता है? ऐसा नहीं कि फलस्तीनी ही आपके दुश्मन खुद को समझने लगेंगे या फलस्तीनी हिंदुस्तान से नाराज होंगे। दुनिया भर में यह सूचना जाती है कि आप राइट विंग के साथ किस तरह से खड़े हैं, क्योंकि आपका सीधा वहां पर कोई लेना देना नहीं है। ना तो वहां पे हिंदू नागरिक आपके इतने हैं कि आप परेशान हैं, ना तो इजराइल फलस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है उससे आपका कोई व्यापारिक हित नुकसान पहुंच रहा है आपको। आप एक थर्ड पार्टी थे और थर्ड पार्टी से यह उम्मीद की जाती है कि वो एक जुडिशियस, एक न्यायपूर्ण स्टैंड लेगा, लेकिन आपने नहीं लिया। जबकि अरब देशों के साथ आपके इतने पुराने संबंध हैं, आज भी अरब देशों में लाखों हिंदुस्तानी नौकरियां करते हैं। कतर के मामले में देख लीजिए आप, कतर में हमारे सैनिकों को सजाए मौत सुना दी गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। यह बताया गया है कि लीगल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन सजाए मौत सुनाना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक था। कतर जैसा देश जो हमारे हमेशा करीब रहा है, वहां इस घटना का घटना अपने आप में यह बताता था कि अरब देशों के साथ जो हमारी दोस्ती है वो लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। भले आप दुबई बार बार जाएं, वहां शेख के साथ फोटो खिंचा लें, वहां मंदिर बन रहा हो, आप बड़ा बिजनेस हैं तो दुबई किसी बिजनेसमैन को नाराज नहीं करता है दुनिया के। और दुबई तो हिंदुस्तानियों ने आप कह सकते हैं एक तरह से बसाया है। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई मिलकर दुबई को बसाने वाले हैं। आज भी वहां पर हिंदुस्तानी बड़ी संख्या में हैं और वो नहीं चाहते हैं आपको नाराज करना। लेकिन सोच के देखिएगा कि ये जो वीडियो जाते हैं, ये जो भाषण जाते हैं, ये जो जिस तरह की बातें होती हैं, आपको याद है कि मोहम्मद साहब के अपमान वाली जब एक पोस्ट आई थी नुपुर शर्मा की, तो पूरे अरब वर्ल्ड में उसका रिएक्शन हुआ था। तो भले व्यापारिक हितों के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए वो खामोश हों, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं चिढ़ तो पैदा होती है। मालदीव की घटना को जब मैं देख रहा था, जब इस पर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि वहां वही पॉलिटिक्स खेली जा रही है जो हिंदुस्तान में खेली जा रही है। जैसे अंदर की समस्याओं को दबाने के लिए, रोजगार, भूखमरी, बाकी सबको दबाने के लिए यहां हिंदू मुस्लिम नफरत का खेल हम खेलते हैं, वहां पर इंडिया आउट का खेल खेला गया। हमारे बहुत सारे अखबार, टीवी चैनल ये कह रहे हैं कि मालदीव को इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान होना है। बिल्कुल संभव है कि मालदीव को इस प्रक्रिया में नुकसान हो, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें भी तो वही नुकसान हो रहा है। अंदर की समस्याओं को दबाने के लिए, एक आदमी को सुपर हीरो दिखाने के लिए जिस तरह से लगातार हम हिंदू मुस्लिम नफरत की बात कर रहे हैं, उससे क्या हमारा नुकसान नहीं हो रहा है? उसमें क्या यह डेटा छुपा हुआ नहीं रह जा रहा है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, गरीबी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इंटरनेशनली हमारी इमेज खराब हो रही है, जो हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, बहुत करीबी थे, वो हमसे दूर हो रहे हैं। ये सारी बातें क्या देश को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है? लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया है इन सारी बातों को कवर अप करने के लिए हिंदू मुस्लिम फ्लेयर लगातार देता रहता है। अभी मध्य प्रदेश से खबर आई कि मीट मछली सड़कों पर नहीं बिकेगी, कभी कहीं से कोई खबर आती है, और इन सब का उपयोग किया जाता है सरकार की जो नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए। तो यही खेल मालदीव ने किया। अंदर जो प्रॉब्लम थी, यामीन साहब मैंने बताया कि बाकायदा भ्रष्टाचार में अंदर थे, और सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको छुपाने के लिए, उनको दबाने के लिए वहां पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया। और वो सफल इसलिए हुआ क्योंकि बिना कहे हमारे यहां एंटी मुस्लिम कैंपेन लगातार चल रहा है। और उस अभियान के सफल होने का नुकसान हमको यह है कि मालदीव जैसा देश
जो सिर्फ 70 नॉटिकल मील पे है, जो हमारी नेवी की सफलता के लिए, हमारी नेवी के सहयोग के लिए, हमारी सुरक्षा जरूरतों के लिए एक बहुत सही जगह हो सकता था जहां से हम पूरी दुनिया पे नजर रख सकते थे, वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। और अगर जिस तरह से चीजें चल रही हैं वैसे ही चलती रहीं तो शायद मालदीव के साथ हमारा रिश्ता इतना कम हो जाएगा कि वो सिर्फ एक राजनयिक रिश्ता रह जाएगा। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। अगर हाइड्रोग्राफी से भी हम बाहर निकल गए, अगर हमारे सारे सैनिकों को वहां से वापस लाना पड़ा, अगर जो उनके साथ हमारे सैन्य समझौते हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए, तो कल कोई मुश्किल वक्त पड़ने पर मालदीव से हम कोई उम्मीद नहीं कर पाएंगे। सच ये भी है कि मुश्किल वक्त पड़ने पर मालदीव हमसे उम्मीद नहीं कर पाएगा, लेकिन मालदीव की उम्मीद पूरी करने के लिए तो चाइना बैठा हुआ है। चाइना भी उससे उतना ही दूर है, वो भी उसको ढेर सारी आर्थिक और बाकी सारी मदद पहुंचा सकता है। हमारे लिए मालदीव का कोई अल्टरनेटिव नहीं है जहां से सी के ऊपर, समंदर के ऊपर हम कोई नजर रख सकें। नुकसान किसका हो रहा है ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप नहीं सफल होंगे अगर नेशनल पॉलिटिक्स में आप नहीं सफल हैं। अगर नेशनल पॉलिटिक्स में आप सिर्फ वोट की राजनीति के लिए लगातार नफरत फैलाते रहेंगे तो इसका इंटरनेशनल असर पड़ेगा। अगर जो हमारी एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय नीति है, 47 के बाद से ही नेहरू जी की बनाई हुई जो पूरी एक नीति है जिस पर हम चलते रहे हैं और जिसके भरोसे दुनिया में ढेर सारे हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स थे, अगर उनको हम नए लोगों के लिए गंवा देंगे, अगर उनको अपनी नफरत में हम लगातार गंवाते जाएंगे, अपने यहां लगातार सांप्रदायिक नफरत फैलाते जाएंगे, तो यह सिर्फ उनके लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनसे ज्यादा अपने लिए पहुंचाएगा। और कभी संकट का समय आया तो हम किसकी तरफ देखेंगे ये हमारी समझ में नहीं आएगा। हालांकि बहुत सारी बातें आ चुकी थी, फिर भी मुझे लगा कि यह बात चूंकि कहीं नहीं आई है, इसलिए मालदीव पर मैंने सोचा कि आपके बीच में अपनी बात लेकर आऊं। और अगर आपको लगता है कि ये बातें जो मैं आपके बीच में लेकर आता हूं जरूरी हैं, अगर आपको लगता है कि ये बातें कोई और नहीं करेगा इसलिए मेरा कहना जरूरी है, तो बहुत जरूरी है कि आप भी मेरे साथ खड़े हों। जो पिंड कमेंट है उसको देखें और